नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है पर्यावरण अध्ययन एनवायरमेंटल स्टडीज टॉप 30 एमसीक्यू डेली सीरीज पार्ट 4 बी के अंदर। आइए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट सॉल्यूशन। आज का हमारा पहला प्रश्न है, दहेज प्रथा पर प्रतिबंध लगाने हेतु देश में दहेज निरोधक अधिनियम कब लागू किया गया। भारत में दहेज प्रथा पर प्रतिबंध लगाने हेतु दहेज निरोधक अधिनियम है वो कब लागू किया गया। 1 अप्रैल 1961, 1 जनवरी 1961, 1 अप्रैल 1961, 20 मई 1961, 5 जून 1961। इसका मतलब ये बात तो तय है कि भारत में दहेज निरोधक अधिनियम है वो 1961 को लागू हुआ। लेकिन अब ये डेट और मंथ भी साथ में पूछ रहा है, तो इसमें हमारा विकल्प 3 सही आंसर होगा। 20 मई 1961 को भारत में दहेज निरोधक अधिनियम लागू किया गया। अगला प्रश्न है, भारत में सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान को निषेध करने हेतु पारित कानून है। भारत के जो वर्तमान सार्वजनिक स्थल है वहाँ पर धूम्रपान निषेध है, और ये कानून है वो कब पारित किया गया, या फिर कौन सा कानून है। तंबाकू उपयोग निषेध अधिनियम, सार्वजनिक स्थल धूम्रपान प्रतिबंध अधिनियम, धूम्रपान निषेध अधिनियम, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा विकल्प 3 से आंसर हो जाएगा। धूम्रपान निषेध अधिनियम है, इसके तहत भारत के सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान को निषेध किया गया। अगला प्रश्न है, तंबाकू या तंबाकू जनित पदार्थों में पाया जाने वाला हानिकारक अम्ल है। तंबाकू या इसमें पाया जाने वाला हानिकारक अम्ल है निकोटीन, एस्कॉर्बिक, फॉर्बिक, एसिटिक। तो इसमें हमारा विकल्प 2 सही आंसर हो जाएगा। निकोटिक अम्ल है वो तंबाकू या तंबाकू से जनित जो भी पदार्थ है उसमें पाया जाता है। अगला प्रश्न है, देश में सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान प्रतिबंध लगाने हेतु अधिनियम कब लागू किया गया। टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर धूम्रपान है। देश में सार्वजनिक स्थलों पर प्रतिबंध धूम्रपान प्रतिबंध लगाने हेतु अधिनियम कब लागू किया गया। ऊपर हमने पढ़ा है कि सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान का प्रतिबंध करने के लिए धूम्रपान निषेध अधिनियम लागू किया गया, और वो अधिनियम कब लागू किया गया। 2 अक्टूबर 2008, 1 अप्रैल 2008, 5 जून 2009, 1 जनवरी 2009। इसमें हमारा विकल्प एक सही आंसर हो जाएगा। 2 अक्टूबर 2008 के दिन है वो भारत में सभी सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान प्रतिबंध लगाने हेतु अधिनियम लागू किया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री पक्का घर बनाने में काम नहीं आती है। इनमें में से कौन सी सामग्री है एक पक्का घर बनाने में काम नहीं आती है। लोहा, सीमेंट, चूना, गोबर। तो इसमें हमारा विकल्प 4 से आंसर हो जाएगा। गोबर है वो कच्चा घर बनाने के लिए उपयोगी है, न कि पक्का घर बनाने के लिए। बाकी वाली सभी लोहा, सीमेंट है, चूना है, एक पक्के घर बनाने के लिए उपयोगी सामग्री है। अगला प्रश्न है, कौन सा जोड़ा असंगत है। चित्रकार और उनके चित्रित ग्रंथ ये है, और इसमें से हमें असंगत जोड़ा है वो चुनाव करना है। हीरानंद, सुपहाना, चरियम, नसीरुद्दीन, रागमाला, साहिबुद्दीन, कल्पसूत्र, जगन्नाथ बिहारी सतसई। तो इसमें हमारा विकल्प 3 सही आंसर हो जाएगा। कल्पसूत्र है इसकी रचना है साहिबुद्दीन ने नहीं की है, बाकी वाले सभी ग्रंथ है वो दिए गए चित्रकार के अनुसार ही लिखे गए हैं। कल्पसूत्र है ये जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ है। जैन धर्म के जो तीर्थंकर है उनकी जीवनियों से संबंधित एक ग्रंथ है, और इसकी रचना भद्रबाहु के द्वारा की गई। अगला प्रश्न है, ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस चित्र शैली की विलक्षणता है। ऊंट की खाल पर चित्रांकन है वो किस चित्र शैली की विलक्षणता है। मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, बीकानेर शैली या बूंदी शैली। तो इसमें हमारा विकल्प 3 सही आंसर हो जाएगा। बीकानेर शैली की यह विशेषता है कि वो ऊंट के खाल पर अच्छा चित्रांकन करते हैं। अगला प्रश्न है, किस चित्रकला शैली पर मुगल प्रभाव अधिक है। राजस्थान की किस चित्रकला शैली पर मुगलों का प्रभाव अधिक है। मेवाड़ शैली, आमेर शैली, अलवर शैली, किशनगढ़ शैली। तो इसमें हमारा विकल्प 2 सही आंसर हो जाएगा। आमेर शैली पर है वो मुगलों का प्रभाव अधिक है। हम जानते हैं कि जयपुर के आमेर राजघराने के जो कस्बा राजवंश है वो संपूर्णतः लगभग मुगलों की सेवा में था। तो इस हिसाब से आमेर शैली पर जो इसकी चित्रकला है, चित्र शैली है, उस पर मुगलों का प्रभाव अधिक होगा। अगला प्रश्न है, पोथी खाना चित्रकला संग्रहालय। पोथी खाना चित्रकला संग्रहालय कहाँ स्थित है। जयपुर में, उदयपुर में, जैसलमेर में, कोटा में। तो इसमें हमारा विकल्प एक सही आंसर हो जाएगा। पोथी खाना चित्रकला संग्रहालय जयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, किसका शासनकाल मेवाड़ शैली अर्थात मेवाड़ चित्रकला का स्वर्ण काल माना गया। किसके शासनकाल को मेवाड़ की जो चित्र शैली है उसका स्वर्ण काल कहा जाता है। राणा कुंभा, महाराणा अमर सिंह, राणा उदय सिंह, जगत सिंह प्रथम। तो इसमें हमारा विकल्प 4 से आंसर हो जाएगा। जगत सिंह प्रथम के शासनकाल को मेवाड़ चित्रशैली का स्वर्णिम काल माना जाता है। अगला प्रश्न है,
हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद, अशोक, पीपल या आम। तो इसमें हमारा विकल्प एक सही आंसर हो जाएगा। बरगद है वो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष माना गया है और इसको राष्ट्रीय वृक्ष की मान्यता 1950 ईस्वी में दी गई। इसका वैज्ञानिक नाम फाइकस बेंगालेसिस है। अगला प्रश्न है, हमारे देश का राष्ट्रीय पशु है, भारत का राष्ट्रीय पशु है शेर, चीता या ओब्लिक बाघ, हाथी, ऊंट। तो इसमें हमारा विकल्प दो सही आंसर हो जाएगा। चीता या बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया है 1993 के अंदर और इनके संरक्षण के लिए बाघ योजना भी चलाई जा रही है। हालांकि शेर भी बिल्ली प्रजाति का एक सुंदर प्राणी है, लेकिन जब चीता या बाघ दोनों और शेर दोनों ऑप्शन में मिले तो हमें चीता या बाघ का चुनाव करना चाहिए और इनका ऑप्शन नहीं मिले तो हम शेर का चुनाव कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, हमारे देश के राष्ट्रगान को गाने का संपूर्ण समय निर्धारित है। भारत का जो राष्ट्रगान है जन गण मन, उसको गाने के लिए एक मानक समय निर्धारित किया गया है, वो कितना है? 1 मिनट, 55 सेकंड, 54 सेकंड, 52 सेकंड। तो इसमें हमारा विकल्प दो सही आंसर हो जाएगा। 52 सेकंड है वो भारत में राष्ट्रगान को गाने के लिए एक मानक समय का निर्धारण किया गया है। अगला प्रश्न है, बंकिम चंद्र चटर्जी की किस कृति में हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम संकलित है? बंकिम चंद्र चटर्जी है, उनकी किस कृति के अंदर किस रचना से हमारा राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है वो संकलित है? स्वराज्य की ओर, स्वाधीन भारत, देशभक्ति, आनंद मठ। तो इसमें हमारा विकल्प चार सही आंसर हो जाएगा। आनंद मठ जो रचना है बंकिम चंद्र चटर्जी की, उसके अंतर्गत से हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिया गया है। अगला प्रश्न है, शक शवत पर आधारित हमारा राष्ट्रीय पंचांग कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 22 मार्च 1957। तो इसमें हमारा विकल्प दो सही आंसर हो जाएगा। 22 मार्च 1957 को भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है उसके रूप में शक शवत को अपनाया गया। आप कभी इस बात को लेकर के भ्रमित नहीं हुए कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है। ये प्रश्न है और ऑप्शन में मिले ईस्वी संवत, विक्रम संवत, शक संवत या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें शक संवत सही आंसर हो जाएगा, ना कि ईस्वी संवत या विक्रम संवत में से। और इस शक संवत को भारत का राष्ट्रीय पंचांग के रूप में 22 मार्च 1947 के दिन अपनाया गया। अगला प्रश्न है, वैधानिक रूप से वनों का प्रकार कौन सा है? वैधानिक रूप से अर्थात कानूनी रूप से वनों का प्रकार कौन सा है? रक्षित वन, अवर्गीकृत वन, आरक्षित वन, उपयुक्त सभी। तो कानून के रूप में वनों को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें उपयुक्त सभी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। रक्षित, अवर्गीकृत और आरक्षित। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सबसे कम क्षेत्र में फैले वन कौन से हैं? राजस्थान में सबसे कम क्षेत्र में फैले वन कौन से हैं? रक्षित वन, अवर्गीकृत वन, आरक्षित वन, थोक वन। तो इसमें हमारा विकल्प दो है वो सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में सबसे कम क्षेत्र में फैले वर्ग है वो अवर्गीकृत श्रेणी के वन है। अगला प्रश्न है, निम्न प्रकार की वनस्पतियों में से कौन सी राजस्थान में प्राप्य नहीं है? नीचे जो वनस्पतियों के नाम दिए गए उनमें से कौन सी वनस्पति ऐसी है जो राजस्थान के अंदर प्राप्य नहीं है? उष्ण कटिबंधीय शुष्क, उष्ण कटिबंधीय कंटीली, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय, उष्ण कटिबंधीय तरपतझड़ी। तो इसमें हमारा विकल्प चार सही आंसर हो जाएगा। उष्ण कटिबंधीय तरपतझड़ी जो वनस्पति है वो राजस्थान में प्राप्य नहीं है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के आदिवासी जिलों में किस वृक्ष का उपयोग शराब बनाने के लिए किया जाता है? राजस्थान के जो आदिवासी जनजातीय जिले हैं उसमें किस वृक्ष का उपयोग शराब बनाने के लिए किया जाता है? तेंदुपत्ता, कत्था, महुआ, खस। तो इसमें हमारा विकल्प 300 आंसर हो जाएगा। राजस्थान के जो दक्षिणी जनजातीय जिले हैं वहाँ पर महुआ का उपयोग शराब बनाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन है वो किससे संबंधित है? आदिवासी विवाह प्रथा से, वृक्षों को काटने से बचाने से, मत्स्य संरक्षण से, जल संरक्षण से। तो इसमें हमारा विकल्प दो सही आंसर हो जाएगा। वृक्षों को काटने से बचाने के लिए भारत के उत्तराखंड राज्य में चिपको आंदोलन चलाया गया। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन की प्रकृति है। सामाजिक अध्ययन की प्रकृति है विभिन्न सामाजिक विषयों का एकीकृत अध्ययन, मानव संबंधों का अध्ययन, मानव जीवन का अध्ययन, उपयुक्त सभी। तो इसमें हमारा विकल्प चार सही आंसर हो जाएगा। सामाजिक अध्ययन की प्रकृति उपयुक्त सभी है। सामाजिक अध्ययन एक ऐसा विषय है जिसमें सभी विषयों को एकीकृत रूप से भी पढ़ाया जाता है, मानव संबंधों का अध्ययन भी किया जाता है और मानव जीवन का अध्ययन भी किया जाता है। अगला प्रश्न है, वाद विवाद विधि इस सिद्धांत पर आधारित है। वाद विवाद विधि इस सिद्धांत पर आधारित है। हमें एक सिद्धांत का चुनाव करना है। उपयोगिता का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, परिपक्वता का सिद्धांत, अनुभव की पूर्णता का सिद्धांत।
तो इसमें हमारा विकल्प 4 सही आंसर हो जाएगा, अनुभव की पूर्णता का सिद्धांत। क्योंकि वाद विवाद विधि के अंतर्गत किसी विषय पर अपने तर्क वितर्क किए जाते हैं और हम सबसे सटीक तर्क तभी प्रस्तुत कर सकते हैं जब हमारे पास उस विषय से संबंधित अनुभव की पूर्णता हो। अगला प्रश्न है, योजना विधि इस वाद के सिद्धांत पर आधारित है। योजना विधि है वो इस वाद के सिद्धांत पर आधारित है, प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, प्रयोजनवाद, उपयुक्त सभी। तो इसमें हमारा विकल्प 2 सही आंसर हो जाएगा, योजना विधि और आदर्शवाद के सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न है, किस विधि में योजना विधि एवं समस्या समाधान दोनों के गुण विद्यमान है? कौन सी ऐसी विधि है जिसमें योजना विधि एवं, जिसे योजना विधि को हम प्रोजेक्ट मेथड भी कहते हैं, और समस्या विधि या समस्या समाधान विधि दोनों के गुण विद्यमान है? इकाई विधि, वाद विवाद विधि, भ्रमण विधि, व्याख्यान विधि। तो इसमें हमारा विकल्प 3 सही आंसर हो जाएगा, भ्रमण विधि है। इसमें योजना विधि के भी गुण हैं और समस्या समाधान के भी गुण हैं। अगला प्रश्न है, वह विधि जो बड़ी कक्षाओं के लिए उपयुक्त है, उपयुक्त नहीं है, वह विधि जो बड़ी कक्षाओं के लिए उपयुक्त नहीं है, अर्थात छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त विधि का चयन करना होगा। वाद विवाद विधि, प्रयोगात्मक विधि, कहानी कथन विधि, इकाई योजना विधि। तो इसमें हमारा विकल्प 3 सही आंसर हो जाएगा, कहानी कथन है वो छोटे बच्चों के लिए, छोटी कक्षाओं के लिए उपयोग होगी, और वाद विवाद, प्रयोगात्मक और इकाई योजना ये सभी है वो बड़ी कक्षाओं के लिए उपयुक्त होगी। अगला प्रश्न है, प्रयोगात्मक कार्य के लाभ है। प्रयोगात्मक कार्य है, इसके लाभ क्या है? इसमें बालक स्वयं करके सीखता है, बालक को क्रियात्मक एवं व्यवहारिक ज्ञान मिलता है, इससे अर्जित सैद्धांतिक ज्ञान स्थायी होता है, उक्त सभी। तो इसमें हमारा विकल्प 4 सही हो जाएगा, प्रयोगात्मक कार्य है जो प्रैक्टिकल वर्क है उसके ये सभी लाभ है, जिसमें बालक स्वयं करके सीखता है, लर्निंग बाय डूइंग, और बालक को क्रियात्मक एवं व्यवहारिक ज्ञान मिलता है, इससे अर्जित ज्ञान है वो सैद्धांतिक ज्ञान स्थायी होता है। जो प्रयोगात्मक प्रयोग करके जो बालक सीखेगा वो ज्ञान स्थायी होगा। अगला प्रश्न है, छात्रों में तार्किक एवं निरीक्षण शक्तियों का विकास करने में सहायक है। छात्रों में तार्किक एवं निरीक्षण शक्तियों का विकास करने में सहायक है, आपसी मेलजोल, प्रायोगिक कार्य, अधिक गृह कार्य, उक्त सभी। तो इसमें हमारा विकल्प 2 सही आंसर हो जाएगा, प्रायोगिक कार्य है। प्रायोगिक कार्य अर्थात एक छात्र जो प्रैक्टिकल कर रहा है तो उसमें तार्किक शक्ति का भी विकास होगा और देख करके सीखने के लिए निरीक्षण शक्ति का भी विकास होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कार्य प्रायोगिक कार्य के अंतर्गत आता है? निम्न में से कौन सा कार्य है वो प्रायोगिक कार्य के अंतर्गत आता है, प्रैक्टिकल वर्क के अंतर्गत आता है? मौसमी परिघटनाओं का विभिन्न यंत्रों के माध्यम से मापन कर पूर्वानुमान लगाना, मौसमी घटनाओं के संबंध में अपने अनुभव से अंदाजा लगाना, किसी पदार्थ की अशुद्धि का पता लगाने हेतु उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए अशुद्धि अलग करके देखना, उक्त एक एवं तीनों। तो इसमें हमारा विकल्प 4 से आ जाएगा, उक्त एक एवं तीनों है जो दोनों कथन एक प्रयोगात्मक कार्य के अंतर्गत आते हैं। इसमें कथन पहला है कि मौसमी परिघटनाओं को विभिन्न यंत्रों के माध्यम से मापन कर पूर्वानुमान लगाना, यंत्रों के माध्यम से करें इसका मतलब प्रैक्टिकल वर्क हो गया। कथन तीसरा है, किसी पदार्थ में अशुद्धि का पता न लगाने के लिए उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए अशुद्धि अलग करके देखना, अशुद्धि का पता लगाए और फिर हम उसे प्रैक्टिकल करके अलग करते हैं, तो ये दोनों प्रयोगात्मक कार्य के अंतर्गत आएंगे। अगला प्रश्न है, दृश्य श्रव्य सामग्री की आवश्यकता निम्न में से किस विधि के लिए आवश्यक नहीं है? दृश्य श्रव्य सामग्री है उसकी आवश्यकता निम्न में से किस विधि में नहीं होती है? व्याख्यान विधि, समस्या समाधान विधि, योजना विधि, उक्त सभी। तो इसमें हमारा विकल्प 1 सही हो जाएगा, व्याख्यान विधि के अंदर कोई दृश्य श्रव्य सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है, जिसमें शिक्षक सिर्फ मौखिक रूप से व्याख्या करके ही सब कुछ समझाता है। शिक्षक सहायक सामग्री का शिक्षक को क्या लाभ प्राप्त नहीं हुआ है? टीचिंग लर्निंग मटेरियल है उसका टीचर को क्या लाभ प्राप्त नहीं हुआ है? बालकों का ध्यान केंद्रित करने में ये सामग्री सहायक है, बालकों का ध्यान केंद्रित करने के लिए ये सामग्री सहायक है। बालक चलचित्रों को देखते हैं तो शिक्षक को पढ़ाना नहीं पड़ता। इन उपकरणों की सहायता से शिक्षक संख्या में छात्रों की शंकाओं का समाधान कर सकता है। विस्तृत पाठ्यक्रम को थोड़े समय में पढ़ा देने में ये उपकरण सहायक है। तो इसमें हमारा विकल्प 2 है वो सही आंसर हो जाएगा, बालक चलचित्रों को देखता है तो शिक्षक को पढ़ना नहीं पड़ता, ये लाभ नहीं है, ये हम एक मानते हैं, ये हमारा दृष्टिकोण है। बाकी वाले सभी है वो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है उसका शिक्षक को लाभ प्राप्त हुआ है,
जिसमें बालकों का ध्यान केंद्रित करने में ये सामग्री सहायक होती है। इन उपकरणों के माध्यम से शिक्षक एवं छात्र की शंकाओं का आसानी से समाधान कर सकते हैं और विस्तृत पाठ्यक्रम को थोड़े समय में पढ़ा सकते हैं। ये थे आज के हमारे 30 प्रश्न, मॉक टेस्ट सॉल्यूशन पार्ट 4 बी।